हेलो एंड नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर सेकंड ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर है जीके वाला, उससे संबंधित लगातार कंटेंट डाल रहे हैं। और अभी हमने जो राजस्थान जीके का नया पोर्शन जो राजस्थान पॉलिट स्टार्ट किया है और हमने टॉपिक लिया है राज्यपाल। तो 2 ही वीडियो में मैंने राज्यपाल को पूरा ख़त्म कर दिया है। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैं एक टेस्ट लूँगा, वो ऑनलाइन या मतलब कि लाइव या रिकॉर्डेड मोड में हो सकता है। तो मैंने ये डिसीज़न लिया है कि पहला टेस्ट है वो रिकॉर्डेड मोड में होगा। और आप जब ये टेस्ट देने इस चैनल पर आओ, इस वीडियो को देखो, तो आपको क्या करना है कि पहले क्वेश्चन देखना है, फिर वीडियो रोककर अपना एक आंसर ईमानदारी से निर्धारित कर लेना है। और ऐसे ये 18 क्वेश्चनों का संग्रह है। तो इन 18 क्वेश्चनों को इसी प्रकार से आपको आंसर देते हुए कंप्लीट करना है। और टेस्ट के अंत में आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में मुझे बताना है कि इन 18 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। देखिए दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित जो सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा है, इसके प्रथम प्रश्न पत्र में आपको निश्चित रूप से राज्यपाल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, इन 18 क्वेश्चनों में से ही वो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो देखिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय लिए बिना ही मैं आप शुरू करता हूँ आज की इस चर्चा को। तो आप जब इस रिकॉर्डेड वीडियो को देखो तो एक काम ज़रूर करना, बीच बीच में वीडियो रोकते हुए अपना एक जो आंसर है वो लॉक कर लेना है। और उसके बाद ही अगला आपको मेरा आंसर देखना है, मतलब कि राइट आंसर देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके बताना है कि इन दोनों क्वेश्चनों में स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो चलिए पढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के पहला स्टेटमेंट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के साथ विचार किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, राज्यपाल द्वारा राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार किया जाता है कि जिला न्यायाधीशों का स्थानांतरण कहाँ किया जाए। तो देखिए दोस्तों, तो अब आप इस वीडियो को रोकिए एक बार और फिर अपना आंसर लॉक कीजिए और उसके बाद आगे वीडियो देखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो साथियों, अब हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यपाल के साथ विचार करता है। तो निश्चित रूप से ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब राष्ट्रपति उच्च न्यायालय, अच्छा साथ साथ में ये भी क्लियर हो रहा है आपके कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। और नियुक्ति करते समय राज्यपाल के साथ वो कुछ विचार विमर्श करता है। ठीक है, ये आपका पहला स्टेटमेंट राइट है। अगला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। राज्यपाल द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय के साथ विचार किया जाता है कि जिला न्यायाधीशों का स्थानांतरण कहाँ किया जाए। तो ये आर्टिकल आपको पता होगा, आर्टिकल 233। तो 233 में ये है आर्टिकल में कि राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के विचार विमर्श के साथ ही जिला न्यायाधीशों का स्थानांतरण और वो सब तय किया जाता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके क्या हैं, सही है। तो इसमें से ऑप्शन जो सी होगा वो आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को आराम से पढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। बहुत ही शानदार और धांसू क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में सिंपल सा पूछ रखा है कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की जो वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए एक आयोग होता है और वो आयोग हर 5 साल में गठित किया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इस प्रकार के वित्त आयोग का गठन कौन करता है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। तो थ्योरी क्लास अगर आपने ली है हमारी, तो निश्चित रूप से आपके कॉन्सेप्ट शानदार तरीके से क्लियर होंगे। तो इस प्रकार के वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और इस वित्त आयोग का क्या कार्य होता है कि वो पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की जांच करे और उनको वित्तीय आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए
विकल्प मौजूद करवाए। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने इस प्रकार के क्वेश्चनों का संग्रह ज़्यादा इसलिए लिया है, ये सत्य और असत्य कथनों वाला, क्योंकि पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनकी टेंडेंसी कुछ इस प्रकार से कि इसी प्रकार के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, सत्य और असत्य वाले। तो हमने भी उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए, एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट क्रिएट किया है। पढ़ लेते हैं पहला स्टेटमेंट। धन विधेयकों को मुख्यमंत्री की पूर्व सहमति के बाद ही राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री द्वारा किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम लिया जाता है। तो ये 2 स्टेटमेंट है और आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो अपना उत्तर आप लॉक कीजिए और इसके बाद हम करते हैं चर्चा क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए, पहले स्टेटमेंट को वापस पढ़ते हैं। धन विधेयकों को मुख्यमंत्री की पूर्व सहमति से, नहीं दोस्तों, इसको किसकी पूर्व सहमति से? राज्यपाल की पूर्व सहमति से के बाद ही राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा अगर आपने थ्योरी क्लास ली है तो। अगर नहीं लिए तो जाके वो 2 वीडियो आप अच्छे से देख सकते हैं। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, फिर वही बात आ गई कि राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है वो पूर्णतः किसके अधीन होती है, किसका अधिकार होता है? तो राज्यपाल का होता है। तो अगर राज्यपाल का होता है आकस्मिक निधि पर उसका संचालन और पूर्ण नियंत्रण, तो उसका मुख्यमंत्री यूज़ नहीं ले सकता। मतलब कि ये स्टेटमेंट भी गलत है और ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए वे फर्स्ट व सेकंड दोनों गलत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट को किसके द्वारा राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। तो इसको आप पहले वीडियो रोक के आराम से क्वेश्चन लॉक करें, आंसर लॉक करें अपना, और उसके बाद हम करेंगे इस पर चर्चा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रखा है राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट को किसके द्वारा राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल के द्वारा। अच्छा, और जिन्होंने ठीक से नहीं पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो या तो करेंगे ऑप्शन नंबर डी या करेंगे ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि ये जो राज्य वित्त आयोग है ये अपनी रिपोर्ट दे देता है राज्यपाल को। राज्य वित्त आयोग है वो अपनी रिपोर्ट दे देता है राज्यपाल को। राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट देता है राज्यपाल को, और राज्यपाल ही इस रिपोर्ट को विधानमंडल के सामने या विधानसभा के सामने, विधानसभा पटल पर इसको प्रस्तुत करता है राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट को। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है? तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले क्वेश्चन की तरह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम केग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑर्डिनेट जनरल। तो केग का क्या कार्य होता है दोस्तों? तो पहले ध्यान से सुन लीजिए कि केग का कार्य होता है राज्य सरकार द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं, जो धनराशि मतलब किसी काम में लगाई जाती है, जो खर्चे किए जाते हैं, उन खर्चों का ये जांच करता है केग। और जांच करने के बाद ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राज्यपाल को सौंपेगा। और राज्यपाल किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? ये प्रस्तुत करेगा विधानसभा के समक्ष। तो ठीक है दोस्तों, वापस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चे से।
तो यहाँ पर क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो बिना किसी हिचकिचाहट के ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और अगर ये टेस्ट आपको पसंद आ रहा है तो अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और उम्मीद है आप एंजॉय भी कर रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन सत्य है, इसका चयन करना है। आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ो और अपना आंसर लॉक करो, उसके बाद हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला कथन है राज्यपाल राज्य नीति के अंतर्गत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति की समाधान कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। आपको स्पष्ट रूप से पता होगा, जब हमने राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ पढ़ी थी तो इसमें स्पष्ट रूप से हमने देखा था कि राज्य विधि के अंतर्गत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को समाधान राज्यपाल द्वारा दिया जा सकता है। अगला स्टेटमेंट है राज्यपाल सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। सैन्य अदालतों के मामले में अपना राज्यपाल इंटरफेयर नहीं कर सकता। और थर्ड है ऑप्शन है राज्यपाल मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कौन कर सकता है? केवल और केवल राष्ट्रपति कर सकता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, और क्वेश्चन में हमें सही स्टेटमेंट चुनने का बोला गया है। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट और स्टेटमेंट नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी खतरनाक तरीके से सही है। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सूची के विषयों पर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये बहुत ही शानदार गोलू क्वेश्चन है। गोलू क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखिए दोस्तों, आप अपना आंसर लॉक कर लीजिए। अब देखिए, अगर आप इन ऑप्शन को देखोगे, तीन ऑप्शंस को, तो ये राज्य सूची के मामले में तो अध्यादेश जारी करेगा ही करेगा। राज्य सूची के विषय पर तो अध्यादेश जारी करेगा ही करेगा। बात रही संघ सूची की तो नहीं करेगा, ठीक है। अब बात आती है समवर्ती सूची की। तो देखिए दोस्तों, समवर्ती सूची पर भी राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, समवर्ती सूची के विषयों पर अगर राज्यपाल को किसी भी प्रकार का अध्यादेश जारी करना है, कानून बनाना है, तो राष्ट्रपति का परामर्श अनिवार्य है। राष्ट्रपति के परामर्श के आधार पर वो समवर्ती सूची पर भी क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसमें बी व सी मतलब कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे क्या है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद पूछा गया है कि किस आर्टिकल में राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने संबंधी प्रावधान है। तो मैंने आपको जब राज्यपाल शुरुआत करवाई थी पहले वीडियो में, तो मैंने आपको अनुच्छेद पहले लिखवाए थे, और उन अनुच्छेदों में ही आपको ये मिलेगा। तो ये आपको पता होगा, अनुच्छेद 213 है, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। और साथ में आपको ये भी पता होगा कि ये है आपके जिला के न्यायाधीशों की जो उनके स्थानांतरण एवं नियुक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 233। तो और ये उच्च न्यायालय के परामर्श के आधार पर, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है, तो उच्च न्यायालय के परामर्श के आधार पर राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करो भाई विचार। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है राज्य विधान परिषद में सभापति तथा उप सभापति की अनुपस्थिति में संबंधित सदन के वरिष्ठ सदस्य द्वारा कार्यवाहक सभापति
नियुक्त किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से, इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, इसका थोड़ा विश्लेषण कीजिए। बोल रहा है कि राज्य विधान परिषद में सभापति तथा उपसभापति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित सदन के वरिष्ठ सदस्य के द्वारा कार्यवाहक सभापति नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये वरिष्ठ सदस्य द्वारा नहीं होगा, ये होगा आपके राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा ही सभापति तथा उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन के किन्हीं सदस्यों में से एक को कार्यवाहक सभापति के रूप में नियुक्त किया जाता है। मतलब कि पहला स्टेटमेंट हो गया अपना गलत। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ये है, राज्य विधानमंडल में अभिभाषण जारी करने तथा किसी भी लंबित विधेयक के संबंध में राज्यपाल को संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है। तो संदेश भेजने का अधिकार राज्यपाल को बिल्कुल प्राप्त है, एकदम राइट है अपना ये सेकंड स्टेटमेंट। मतलब कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ कि टेस्ट आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा और आप साथ ही साथ इसको शेयर भी कर रहे हो। आगे देखिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के एक राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। मतलब कि 3 स्टेटमेंट हैं, वो है अपने राज्यपाल से संबंधित, तो इन पर आपको ध्यान देना है। और क्या ध्यान देना है? ध्यान ये देना है दोस्तों कि कौन से गलत है और कौन से सही है, ये आपको बताना है। चलिए पढ़ते हैं इनको, आप भी अपना आंसर लॉक कीजिए। तो इसमें है कि पहला स्टेटमेंट है, हम चर्चा कर रहे हैं, वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट है, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है, वह एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैं कहूँगा निश्चित रूप से बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और कंफ्यूज करने लायक क्वेश्चन है। तो इस पर आपको पूरा ध्यान देना है। ठीक है साथियों, तो अब हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। अब आपने अपना आंसर लॉक कर लिया होगा। तो पहला स्टेटमेंट है, वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि राज्यपाल से संबंधित जो योग्यताएं हैं, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए जो योग्यताएं हैं, वो अपने आर्टिकल 157 में स्पष्ट रूप से दे रखी है। और 2 ही योग्यताएं इस आर्टिकल में विराजमान है। वो क्या है? पहली योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, न कि जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है आर्टिकल 157 में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। केवल इतना लिखा गया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगला पढ़ लेते हैं। उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल गलत। इसमें आर्टिकल 157 में स्पष्ट रूप से दे रखा है दूसरे पॉइंट में कि उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये 25 वर्ष वाला भी स्टेटमेंट गलत हो गया। और थर्ड स्टेटमेंट है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो आपका पता होगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत ये प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ये आपका एकदम राइट स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आपको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? अच्छा क्वेश्चन है, तो चर्चा करते हैं इस पर भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, नियुक्ति की जाती है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है निश्चित रूप से राज्यपाल के द्वारा। लेकिन जो ध्यान देने योग्य बात है वो यह है कि दोस्तों, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति तो कर सकता है, लेकिन उनको पद से हटा नहीं सकता। उनको पद से हटाने का जो अधिकार है, जो शक्ति है, वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है।
थ्योरी क्लास में आपने इसको बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया था। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे एक अच्छा सा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कौन से देश से ग्रहण किया गया है? तो राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये ज़रूर पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में इसका प्रावधान कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो अगर आपको पता है तो आप दीजिए अपना आंसर, नहीं तो मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ये प्रावधान हमने जो राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए, सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो निश्चित रूप से पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर लॉक करेंगे, उसके बाद हम चर्चा शुरू करते हैं। चलिए स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य का बाहरी व्यक्ति हो। स्टेटमेंट नंबर 2 भी पढ़ लेते हैं साथ साथ में। कथन 1 में उल्लेखित प्रावधान का उल्लेख संविधान में किया गया है। तो पहले समझ लेते हैं इन दोनों स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है, जो नियुक्त होने वाला है, वो किसी संबंधित राज्य से बाहरी राज्य का हो। जैसे कि राजस्थान के लिए कोई राज्यपाल नियुक्त हो रहा है तो वो राजस्थान का नहीं होना चाहिए, वो आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, किसी भी बाहरी राज्य का हो सकता है। और ये जो पहला स्टेटमेंट है, तो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि क्या ये पहला कथन और ये इस प्रकार का प्रावधान का उल्लेख संविधान में किया गया है? तो बिल्कुल नहीं किया गया है साहब, बिल्कुल ही नहीं किया गया है। तो और ये ये स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट राइट भी है। तो क्या मामला है? तो आपको पता होगा, अगर आपने कहीं पढ़ा है तो 1983 में सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। और सरकारिया आयोग की क्या हुई थी, कुछ उसके राज्यपाल के संदर्भ में और बहुत सारे उनकी अनुशंसाएं थी। उनमें से 2 मेनली क्या थी? सरकारिया आयोग ने बोला था कि किसी भी राज्य का जो राज्यपाल नियुक्त होने वाला व्यक्ति है वो संबंधित राज्य का नहीं होना चाहिए, वो उस राज्य के बाहर का किसी भी राज्य का हो सकता है। और इसने एक और स्टेटमेंट आया था इनका कि जो राज्यपाल नियुक्त होने वाला व्यक्ति है वो राजनीतिक रूप से, मतलब कि कहीं भी वो भाग नहीं लेना चाहिए, राजनीतिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का। और भी बहुत सारी अनुशंसाएं आई थी, लेकिन राज्यपाल के रूप में ये मेनली 2 ही थी। तो ये एक आयोग की जो अनुशंसा है उसके आधार पर इस प्रकार का है प्रावधान। तो संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो गया। ध्यान रख सकते हो, ये 1983 में सरकारी आयोग के द्वारा ये अनुशंसा दी गई। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, केवल ए सही। आगे चलते हैं। आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट। राज्य विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो आप आराम से इसका आंसर दीजिए अपनी ईमानदारी से और चर्चा शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीधा सीधा है कि राज्य विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अगर अनुपस्थित हों तो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? तो उसकी नियुक्ति करेगा आपके राज्यपाल। हालांकि दोस्तों, मूल संविधान में विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित रहें तो राज्यपाल के द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। और हमने एक क्वेश्चन पहले भी चर्चा की थी विधान परिषद के बारे में, जिसमें जो सभापति और उपसभापति दोनों ही अगर अनुपस्थित रहें तो राज्यपाल एक कार्यवाहक सभापति की नियुक्ति करेगा। तो ये स्टेटमेंट आपको विधानसभा के संदर्भ में भी विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। और
इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत ही शानदार और बता देता हूँ इसी क्वेश्चन में। वो ये है कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राज्य विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको आंख बंद करके बिल्कुल भी राज्यपाल नहीं करना है। उनमें से क्या होता है कि राज्य विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति विधानसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है, उनका चयन किया जाता है, नियुक्ति नहीं की जाती है, चयनित होते हैं वो, और बहुमत द्वारा उनका चयन किया जाता है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखने लायक बात है। तो आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कंजूसी बहुत करते हो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है। अच्छा, पढ़ लेते हैं हम, और आप भी अपना आंसर लो कीजिए। वीडियो रोक करके आराम से प्रश्न पढ़ करके अपना आंसर लो कीजिए। पढ़ लेते हैं पहला स्टेटमेंट, राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल को भी सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड या दंडादेश के मामलों में समाधान की शक्ति प्राप्त है। बिल्कुल गलत। बिल्कुल भी सैन्य न्यायालय के मामलों में ये इंटरफेयर नहीं कर सकता अपना राज्यपाल। दूसरा पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, राज्य विधानसभा में सभी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। बिल्कुल ही ठोक बजा के एकदम सत्य कथन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन सेकंड, सही कथन का पूछा गया है। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कम से कम 5-10 बार एग्जाम में आ चुका है। तो आपको इसको घोट के पी जाना है कि राज्य विधानसभा में जो धन विधेयक होते हैं वो राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं, और ये आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वही सत्य कथनों का आपको चयन करना है। तो पढ़ लेते हैं एक एक करके। आप अपना आंसर ज़रूर से पहले ही लो कीजिए, अगर आपको आता है तो, नहीं तो फिर आप चर्चा में भाग ले सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है, राज्य केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से बताया था हमने, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ये भी एकदम सत्य कथन है। आगे चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 की ओर। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में जो हुआ था, में प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, ऐसा बोल रहा है ये स्टेटमेंट। जबकि आप सबको अच्छे से पता होगा, क्या पता होगा कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। माने कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इस नहीं को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार के जो नहीं छुपे हुए होते हैं उन पर आप गोला करके, उनको हाईलाइट करके फिर क्वेश्चनों के आंसर दीजिएगा। स्टेटमेंट नंबर 4 पढ़ लेते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। ये बिल्कुल ही सत्य कथन है एकदम। और आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, ये जो राष्ट्रपति द्वारा जो वारंट निकाला जाता है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए, वो राज्यपाल की नियुक्ति से पहले उस राज्य के मुख्य सचिव द्वारा पढ़ा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, और चौथा स्टेटमेंट सही है। माने कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति का कौन से अनुच्छेद के तहत उल्लेख किया गया है। अच्छा, वापस पढ़ लेते हैं क्वेश्चन एक बार। निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है। मतलब तो आपको देखना है कौन सा वो आर्टिकल है जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो
आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ। इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर सी राइट, अनुच्छेद 105। अच्छा, आर्टिकल 155 क्या कहता है? 155 में ये है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर की जाएगी। इस प्रकार का है आपका आर्टिकल 155। ये है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चनों में शामिल किया गया। अच्छा, आपको पता होगा ये सभी आर्टिकल राज्यपाल से संबंधित हैं, तो इन पर चर्चा कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 153 है, वो क्या कहता है? 153 वो कहता है कि एक राज्यपाल होगा, राज्य में एक राज्यपाल के बारे में है, एक राज्यपाल। और अनुच्छेद है जो 154 है, वो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, अब आगे चलते हैं। और अनुच्छेद 156 है, 156 क्या कहता है? वो राज्यपाल की पदावधि के बारे में है। ये राज्यपाल की पदावधि के बारे में, कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है सामान्यतः, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये अपने पद को धारण कर सकता है। तो ठीक है साथियों, इन चारों आर्टिकल पर हमारी चर्चा पूर्ण हो गई। आगे चलते हैं। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, लेकिन पिछले क्वेश्चन के आधार पर ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा भाई। जैसे कि अभी हम पढ़ के आए हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित, तो ये हो गया आपका ये सेकंड, नियुक्ति से संबंधित हो गया आपका सेकंड। तो सी में सेकंड किस में? सी में सेकंड सी और डी में है। तो अब आगे देख लेते हैं, राज्य की कार्यपालक शक्ति या कार्यपालिका की शक्ति अनुच्छेद 154 में है। और राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में मैंने बता दिया, आर्टिकल 155 में है। और इस डी में फोर्थ किस में है? इसी में। देखिए, ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। राज्यपाल का जो कार्यकाल है, वो कार्यकाल अनुच्छेद 156 में अभी मैंने बताया है आपको जस्ट 2 मिनट पहले, कार्यकाल 156 से संबंधित है। और बाकी रहा राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण का है आपके अनुच्छेद 159 में, मतलब कि बी में हो जाएगा आपके फर्स्ट, बी में निश्चित रूप से इसमें फर्स्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, वो पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ऐसा उल्लेख किस में है? ये उल्लेख है अनुच्छेद 159 में। क्लियर दोस्तों? तो इस प्रकार से ये रहा हमारा रिकॉर्डेड टेस्ट। मैं उम्मीद करूँगा बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया गया है दोस्तों। तो मुझे आपसे पूरी ये उम्मीद रहेगी कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और ये वादा रहा दोस्तों, इन 18 क्वेश्चनों में इन्हीं तथ्यों से संबंधित आपको 2 क्वेश्चन हूबहू आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे, मतलब कि 4 नंबर आप अपनी जेब में डाल के जाओगे यहाँ से। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कीजिएगा। और लगातार इस प्रकार के हमारे साथ बने रहिएगा। परीक्षा के अंत तक निश्चित रूप से आप एक मजबूत स्थिति में होंगे और सारा मैटर आपका क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 18 क्वेश्चनों में से आपका क्या स्कोर रहा, और नेक्स्ट टॉपिक का जो टेस्ट रहे वो इसी प्रकार से रिकॉर्डेड रहे या लाइव रहे, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।